हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टेस्ट फिर शुरू करते हैं। और टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वीडियो टेस्ट कराए जा रहे हैं वो सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर कराए जा रहे हैं, जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं। 40 नंबर के जीके जीएस, एनटीपीसी हो, दरोगा में 100 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है। तो 40 क्वेश्चन डिस्कशन कराकर अगर बात करते हैं, ये भी 100 क्वेश्चन हो ही जाता है। तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस, तो वो सभी में अभी आपको एक काम देने वाले हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले से आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप डिस्कशन सुन सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का काम क्या होता है। मानव शरीर में गुर्दे का काम क्या होता है। क्या है? गुर्दा यानी किडनी। किडनी का काम क्या है? तो 4 ऑप्शन है। रक्त में शरीर से प्रवाहित करना या रक्त से यूरिया को अलग करना। तो ऑप्शन ए बी इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में क्या काम होता है गुर्दे का? तो रक्त से यूरिया को अलग करना। अगर बात करें हमारे शरीर में प्रोटीन के विखंडन से कौन सा विषैला पदार्थ बनता है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन के विखंडन से एक विषैला पदार्थ बनता है जिससे नाम है अमोनिया, NH3। अमोनिया कहा जाता है ना। यानी विखंडन से क्या होता है? विषैला पदार्थ का निर्माण होता है। और इससे भी एक कम विषैला पदार्थ होता है जिसका क्या होता है, जिसे यूरिया कहा जाता है। क्या? यूरिया। और यूरिया को कौन तोड़ता है? तो लीवर यकृत द्वारा यूरिया को तोड़ दिया जाता है। किससे? अमोनिया से। और अंततः क्या होता है? किडनी के द्वारा ही रक्त से अलग कर दिया जाता है, जिसे यूरिन के रूप में हम बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है? एक विषैला पदार्थ अमोनिया बनता है। अमोनिया से फिर यूरिया में टूटता है। कौन तोड़ता है? तो लीवर तोड़ता है। और इसको यूरिन के रूप में हम बाहर निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। रक्त से यूरिया अलग करना क्या काम है? गुर्दे का, किडनी का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। यानी कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? तो रक्त थक्का जमने में सहायक होता है। तो 4 ऑप्शन है ए डी ई के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सही हो जाएगा। विटामिन के रक्त क्लोटिंग में, रक्त थक्का जमने में सहायक होता है। अगर बात करें तो ये चारों जो विटामिन है ए डी ई के, इसको एडेक बोलिए या नीचे से कीड़ा बोलिए। तो ये क्या होता है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। एक ट्रिक बनाया गया है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर बात करें बी और सी विटामिन की, तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगर बात करें कि इनके रासायनिक नाम की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ये इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B12, B9 ये सभी विटामिन हैं। तो बात करें ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थाइमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, B3 की नियासिन, B5 को पैंथेरिक एसिड है ना, और B9 को फाइलोक्विनोन और B7 को फॉलिक एसिड। और बात करते हैं सी की, तो सी का विटामिन सी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और डी को कैल्सीफेरोल, और ई को टोकोफेरोल, और के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, और ई को टोकोफेरोल, और के को फाइलोक्विनोन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रेटिना, दृष्टिपटल जिसको बोलते हैं। अगर बात करें आँख की, तो आँख का आकार कैसा होता है? तो आँख का आकार अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार आकार होता है। अगर बात करें डायमीटर की, तो इसका व्यास कितना होता है? तो 2.5। इसका अगर बात करें तो त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन ये होता है पूरा व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। बात करते हैं तो आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो आँख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया, और कॉर्निया को ही नेत्रदान के समय दान किया जाता है। क्वेश्चन कितना बार आ चुका है कि नेत्रदान के करते समय किसे दान किया जाता है? तो कॉर्निया को ही दान किया जाता है। अगर बात करते हैं कॉर्निया के गोलाकार नहीं होने के कारण क्या होता है? तो
कॉर्निया गोलाकार नहीं होने का एक रोग होता है जिसे अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एस्टेग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। और इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो एस्टेग्मेटिज्म को दूर करने के लिए, अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? बेलनाकार लेंस का, सिलेंड्रिकल लेंस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो आँख के सबसे बाहरी परत एक मोटे अपारदर्शक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो स्क्लेरा कहा जाता है। आँख एक मोटे बाहरी परत, एक मोटे अपारदर्शक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जिसे स्क्लेरा या दृष्टि पटल कहा जाता है। और इसके अंदर भी एक चारों ओर एक परत पाया जाता है जिसे कोरवाइड कहा जाता है। किसे? कोरवाइड, CHORID, कोरवाइड कहा जाता है। अगर बात करते हैं तो आइरिस का काम क्या है? तो आइरिस का काम है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्या? आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। और आँख का कलर भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आइरिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। और आइरिस में क्या होता है? कम प्रकाश में प्यूपिल क्या होता है? आइरिस में प्यूपिल पाया जाता है। इसके अंदर प्यूपिल आइरिस में ही पाया जाता है। और प्यूपिल को क्या होता है? कम प्रकाश में प्यूपिल फैल जाता है और अधिक प्रकाश में प्यूपिल क्या होता है? सिकुड़ जाता है। जैसे अंधेरे से हम उजाले में गए तो क्या होता है? क्या होता है? कम प्रकाश में प्यूपिल फैल जाता है। यानी अगर हम धूप से अगर अंधेरे में आए तो क्या होता है? उसमें प्यूपिल सिकुड़ जाता है। और अधिक प्रकाश में प्यूपिल क्या होता है? सिकुड़ जाता है। अगर बात करें लेंस की, तो लेंस 6 प्रकार की सिलियरी मांसपेशियों से बना होता है। कितने? 6 प्रकार की सिलियरी मांसपेशी के द्वारा बना होता है, जिसे झूलता रहता है और जो सामान्य क्षमता पर निर्भर करता है। सिलियरी मांसपेशी सामान्य क्षमता पर निर्भर करता है और इसकी सामान्य क्षमता में खराबी हो जाने के कारण एक रोग हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है? प्रेस बायोपिया। क्या कहा जाता है? प्रेस बायोपिया कहा जाता है। और बात करते हैं कि लेंस की, तो लेंस क्या होता है? एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना होता है। और लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33, जो जल का अपवर्तनांक भी होता है। और लेंस से एक और क्वेश्चन आता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसे दूर करने के लिए कौन कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट में हो जाएगा अवतल और दूर में हो जाएगा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को रोकथाम के टीके नहीं जरूरत पड़ती है? यानी किस रोग को रोकथाम को टीके द्वारा नहीं ठीक किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है, मधुमेह, पोलियो, काली खांसी, चेचक। ये सभी तीनों को टीका की जरूरत पड़ता है, लेकिन मधुमेह की जरूरत नहीं पड़ता है ना। मधुमेह क्या होता है? इंसुलिन की कारण मधुमेह रोग होता है, जबकि चेचक, काली खांसी और पोलियो, इन सभी के लिए टीका की जरूरत पड़ती है। और बात करते हैं चेचक की, तो चेचक की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और डीपीटी ट्रिपल एंटीजन की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने ही किया था। और रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। अब बात करते हैं तो BCG, बैसिलस कॉलमेट ग्रुइन, एक बच्चों में क्षय रोग से बचाव के लिए क्या होता है? BCG का टीका दिया जाता है। बात करते हैं अगर पोलियो ड्रॉप की, तो पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था? तो एडविन सेविन ने पोलियो ड्रॉप की, जबकि पोलियो की खोज किसने किया था? जॉन्स सॉल्क ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्लड ग्रुप ए की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप ए की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर किसने किया था? ब्लड ग्रुप ए ही नहीं, साथ में O और B भी था। ये तीनों ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। जबकि बी ऑप्शन डी कोस्टलेम एस्टोलरी जो है, इसने किया था तो ब्लड ग्रुप AB की खोज किया था। किसने? डी कोस्टलेम एस्टोलरी ने खोज किया था किसका? AB रक्त का। बात करते हैं तो रक्त का क्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो रक्त क्लोटिंग या रक्त जमने का सिद्धांत हवेल ने दिया था। किसने? हवेल ने। जबकि RH फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइजनर एवं स्टीनर ने। तो रक्त से 3-4 क्वेश्चन और निकलता है, जैसे
सर्वदाता रक्त समूह और सर्वग्राही रक्त समूह। तो ओ पॉजिटिव को सर्वदाता कहा जाता है, ओ, और ए बी पॉजिटिव को क्या कहता है, सर्वग्राही कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रक्त से, तो रक्त को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है द्रव्य, एक होता है ठोस कण। ठोस कण और द्रव कण। तो ठोस कण में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब ठोस कण में आते हैं, जबकि द्रव में केवल प्लाज्मा आता है। जो रक्त का कितना हिस्सा पड़ता है, तो रक्त का 40% हिस्सा क्या होता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा का 90% क्या होता है, जल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 90% प्लाज्मा में जल होता है। बाकी डब्ल्यूपीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स में 40% होते हैं। अगर बात करते हैं तो आरबीसी, तो आरबीसी अगर क्वेश्चन निकालना है तो आरबीसी का रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रंग क्या होता है, लाल होता है। आरबीसी का रंग किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण रंग लाल होता है। और रक्त में क्या होता है, आरबीसी के कारण ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रक्त का परिवहन होता है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किसके कार्य में सहायता करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, किसके कार्य में सहायता के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सीधा साधा आंसर है गुर्दे यानी किडनी में सहायता करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। किडनी की अगर बात खराबी आ जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसे डायलिसिस के द्वारा ठीक किया जाता है। और डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस एक मशीन है जो किस विधि के द्वारा काम करता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परानिस्यंदन या अपवहन विधि से कार्य करता है। और इससे जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिया के रूप में अलग कर देता है। कौन, डायलिसिस मशीन। और डायलिसिस मशीन का कुंडली किसका बना होता है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डायलिसिस मशीन का कुंडली किसका बना होता है, तो याद रखेंगे सेलुलोज का। सेलुलोज का डायलिसिस मशीन का कुंडली बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्लांट सेल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो मुर्गियों में रिकेट्स रोग क्या होता है, तो विटामिन डी, विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है। इसमें कैल्शियम की कमी हो जाता है। और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई के बारे में हम चर्चा पहले क्वेश्चन में कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाबी मिट्टी का कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो तेजाबी मिट्टी का कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लाइम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लाइम का। अगर ये तो है तेजाबी मिट्टी, एसिडिक मिट्टी। अगर क्षारीय मिट्टी की अगर बात करते हैं, है ना, तो उसमें हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम मिट्टी में कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग, जबकि एसिडिक बनाने के लिए लाइम का प्रयोग किया जाता है। और कैल्शियम फॉस्फेट की अगर बात करते हैं तो इसे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष का X और स्त्री का Y, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुरुष का X और स्त्री का Y के मिलने से क्या होता है, बालक का जन्म होता है, यानी लड़का का। और बात करते हैं, अगर दोनों का अगर XX हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए लड़की का जन्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेत्रदान में प्रयुक्त होता है, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या नेत्रलेंस। इसका आंसर आपको पता हो गया होगा कि रक्तदान में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नेत्रदान में कॉर्निया का, कॉर्निया का, आइरिस का। रंग निर्धारण रेटिना, प्रतिबिंब रेटिना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, अशुद्धियाँ अगर मिलाते हैं द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जबकि हिमांक इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर कोई भी पदार्थ अगर मिलाते हैं, अगर द्रव में मिलाते हैं अशुद्धियाँ, तो क्या होता है, उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जबकि हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट उसका घट जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि रात्रि में क्या होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। दिन में क्या होता है, शोषण के साथ साथ क्या करते हैं पौधे, शोषण के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ के कच्चे माल के रूप में क्या होते हैं, पेड़ पौधे भोजन के रूप में उपयोग करता है और ऑक्सीजन का निष्कासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नायलॉन, ऊन, नायलॉन, रुई और रेशम। इन सभी में से सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ कौन है, तो रुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और चौक, जिसे खड़िया बोलते हैं, मिश्रण से पृथक कर लिया जाता है किसके द्वारा? तो पानी और चौक खड़िया मिश्रण का पृथक किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पन के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा। अगर बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन अगर निकाले तो सभी ऊर्ध्वपार्थ पदार्थ जितने भी होते हैं उसका शुद्धिकरण क्या होता है ना, उसका शुद्धिकरण होता है वाष्पन के द्वारा। और सभी ऊर्ध्वपार्थ पदार्थ में क्या कौन कौन से आते हैं, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क वाष्प भी कहते हैं, कपूर हो गया, अमोनिया हो गया, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, इतने जितने सारे भी हैं ये सभी क्या होता है, ऊर्ध्वपार्थ पदार्थ हैं, है ना। ये सभी क्या होते हैं, वाष्पन के द्वारा मिश्रण को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का उदाहरण है, रस्ट जंग का उदाहरण है। अगर बात करते हैं जंग की, तो जंग क्या है? जंग एक ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों का मिश्रण है जंग। अब बात करते हैं तो लोहा में क्या होता है, जंग लगता है। लोहा में क्या होता है, जंग लगता है। और बात करते हैं अगर लोहा में जंग लग जाता है तो उसका भार में क्या होता है, तो उसका भार में वृद्धि होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोहा में अगर जंग लग जाएगा तो उसमें भार में क्या होती है, कमी होगी या वृद्धि होगी? तो होता वृद्धि हो जाएगी। तो जंग क्या है, एक ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की प्रक्रिया होता है। जबकि लोहा में जो जंग लगता है, केवल लोहा में जो जंग लगता है उसमें केवल ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका भार में वृद्धि हो जाती है। लोहा में बात करते हैं तो लोहा का अयस्क कौन कौन सा है, तो लोहा का सूत्र होता है Fe। तो हेमेटाइट मुख्य अयस्क है और मैग्नेटाइट लोहा का भी अयस्क है। हेमेटाइट का हो जाएगा सूत्र Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि सूची को मिलाइए। सोडियम कार्बोनेट कपड़ा धोने में आता है काम, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाना बनाने में काम आता है, खाने में काम आता है। सोडियम परऑक्साइड क्या होता है, तो ऑक्सीजन का स्रोत है। और सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी का स्रोत है। तो चारों का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का लगभग कितना होता है, 78%। क्या होता है, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, 21%। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का स्थान क्या है वायुमंडल में, तो 9वां है। हाइड्रोजन का स्थान वायुमंडल में 9वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और ब्रह्मांड में अगर बात करें वायुमंडल हाइड्रोजन का स्थान तो पहला हो जाएगा, ब्रह्मांड में पहला है, जबकि वायुमंडल में 9वां हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? तो दूध का अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। जबकि सापेक्षिक घनत्व अगर बात करते हैं तो इसको हाइड्रोमीटर से ज्ञात किया जाता है। किसे? हाइड्रोमीटर से। अगर बात करते हैं हाइड्रोमीटर से क्या होता है, तो सापेक्षिक घनत्व, और लैक्टोमीटर से क्या होता है, दूध का सापेक्षिक घनत्व। और केवल सापेक्षिक घनत्व रहता तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, लेकिन यहाँ दूध लिखा हुआ है इसलिए इसका हो जाएगा सापेक्षिक। हाँ, अगर बात करते हैं तो दूध की वसा की मात्रा अगर ज्ञात करना तो इसके लिए कौन सा मशीन का, तो बियरोमीटर। बियरोमीटर में दूध की वसा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। और थर्मामीटर तो जानते हैं टेम्परेचर नापते हैं, सर्दी बुखार वुखार जितना भी होता है टेम्परेचर। और थर्मामीटर भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
बायोडीजल पौधा कहलाता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा जैट्रोफा। क्या होता है? बायोडीजल कौन सा है? जैट्रोफा। जैट्रोफा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मामीटर को तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को जो हमारे देश में सबसे बड़ा है किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजराज प्रथम ने, है ना। अब बात करते हैं तो चोल वंश का स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने। अब बात करते हैं तो चोल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर क्या क्या आक्रमण किया था और श्रीलंका को जीत के अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विख्यात संगीतकार कौन है जो अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो अकबर के नवरत्नों में से कौन था? तो अकबर के 9 नवरत्न थे, जिसमें इन सभी थे बैजू बावरा, बीरबल। और तानसेन की बात करें तो ये सबसे विख्यात तानसेन था, जिसकी रचना की अगर बात करें तो इसका वास्तविक नाम, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे, जो ध्रुपद गायन शैली का जनक कहा जाता है। तानसेन को क्या कहता है? ध्रुपद गायन शैली का जनक कहा जाता है। अब इनकी रचना भी है, 3-4 रचना पूछा जाता है कि मियाँ की टोरी, मियाँ की टोरी, मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग, मियाँ का दरबारी कांगड़ा। इन सभी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, ये सभी क्या है? तानसेन का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? जिसमें ऑप्शन 4 दिया गया है आपके पास, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मृच्छकटिकम, मेघदूतम। तो रघुवंशम और ऋतुसंहारम और मेघदूतम क्या है? कालिदास की रचना, जबकि मृच्छकटिकम की क्या रचना है? तो शूद्रक का। किसका? शूद्रक का। इनकी 7 रचना है, कालिदास की 7 रचना में सातों याद रखना है। कौन कौन? तो रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और कुमार संभवन और मालविकाग्निमित्रम। सभी क्या है? 7 रचना याद रखना है किनकी? कालिदास के। कौन कौन? रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवन, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय। ये सभी 7 रचना किसके हैं? तो कालिदास के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा टोडरमल निम्नलिखित किसके सलाहकार थे? तो इसका सीधा साधा आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल किसके सलाहकार थे? तो अकबर के, है ना। और राजा टोडरमल अकबर से पहले किसके दरबार में रहते थे? तो शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। टोडरमल किसके दरबार में रहते थे? पहले शेरशाह सूरी के बाद में दरबार में, और फिर अकबर के दरबार में रहते थे। और राजा टोडरमल ने ही जाप्ती प्रणाली और आईने दासाला की शुरुआत किया था। किसने? राजा टोडरमल ने जाप्ती प्रणाली और आईने दासाला की प्रणाली भी लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी एवं मांग स्वयं उत्पन्न करती है। पूंजी एवं मांग स्वयं उत्पन्न करती है, उक्ति किसकी है? एडम स्मिथ, जेबी जेसी बोस या मार्शल रिकॉर्ड। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पूंजी एवं मांग स्वयं उत्पन्न होती है। यह उक्ति किसकी है? तो जेबी से की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आय का डाटा तैयार कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय का डाटा कौन तैयार करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारतीय राष्ट्रीय आय का डाटा तैयार करता है। बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय संस्थान की, इसका मुख्यालय कोलकाता, जबकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कितना है? कहाँ है? तो दिल्ली में। और योजना आयोग का भी कहाँ है? तो दिल्ली में। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का, तो मुंबई में। अब भारतीय रिजर्व बैंक का क्या होता है? इसका कार्यकाल कब से कब होता है? तो 1 जुलाई से जून तक, 1 जुलाई से 31 जून तक, 30 जून तक क्या होता है? इसका लेखा वर्ष होता है। जबकि बात करते हैं अपना तो क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास मैदान को स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम्पास। कंपास, है ना, पंपास, प्रेरी, और सभी क्या है? उष्णकटिबंधीय है, नहीं है, बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम है। पंपास कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, अर्जेंटीना में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, और सवाना अफ्रीका में क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन ग्रुपों में कौन सा गलत जोड़ा है? गलत है।
कौन सा गलत जोड़ा है? तो शंकराचार्य, अद्वैतवाद, ये भी सही है, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और चरवाक चैतन्य, तीन सभी में क्या है? शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया था? अद्वैतवाद मत दिया था। कौन सा? अद्वैतवाद मत दिया था, जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना किया था। और वल्लभाचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय है। तो मुद्रा के अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है? तो अवमूल्यन पहले होता क्या, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होता है? तो सरकार के द्वारा जानबूझकर क्या होता है, जानबूझकर अपने देश की मुद्रा के मूल्य क्या करता है, किसी अन्य देश की मुद्रा का मूल्य की तुलना में कम कर दिया जाता है। यानी दूसरा देश का मूल्य का ज़्यादा हो, अपने देश की मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है? देश के आंतरिक क्षेत्र की मुद्रा में क्या होता है? तो आंतरिक क्षेत्र में मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन क्या होता है, जिस देश की मुद्रा की तुलना अपने देश की मुद्रा की तुलना से कम किया गया है, उससे छोड़कर अन्य देशों पर यह लागू नहीं होता है। क्या होता है? जिस देश के द्वारा लगाया गया है उसी देश पर केवल होता है, बाकी देशों के अंदर यह लागू नहीं होंगे। अगर बात करते हैं तो मुद्रा अवमूल्यन से क्या क्या होता है? तो अवमूल्यन से सबसे पहले होता है निर्यात में वृद्धि हो जाता है। क्या होता है? निर्यात में वृद्धि, आयात में कमी, और विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होता है? वृद्धि। भुगतान संतुलन प्रतिकूल दशा में सुधार होता है, और विदेशी मुद्रा के कालाबाजारी पे क्या होता है? रोक लग जाता है। यानी कालाबाजारी पे भी रोक लग जाता है, सुधार होता है। और अब बात करते हैं अवमूल्यन का, तो कितना बार हो चुका है? 3 बार अभी तक हो चुका है, 1949, 1966 और 1991। 3 बार अभी अवमूल्यन हो चुका है। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा का बाहरी और आंतरिक दोनों मूल्य में कमी हो जाता है। ये गलत, मुद्रा का बाहरी मूल्य में कमी, मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? रिट जारी करता है। इसका अनुच्छेद कौन होता है? 32 और 139। 32 और 139। पूर्व तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो पूर्व तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो इसको बोल सकते हैं कोरोमंडल तट और मालाबार तट। क्या होता है? एक केरल के तट पर मालाबार तट, गुजरात के तट गुजरात तट और कोंकण तट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो इसका एक ट्रिक होता है एस पास, SPAS। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। सिकंदर का गुरु कौन हो जाएगा? अरस्तु। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नीलंबी घाटी निम्न किसकी प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो इसका आंसर बी नंबर, नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो चीन जापान में टाइफून, टोर्नेडो अमेरिका चक्रवात, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रॉयड सूर्य और चारों को किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति और मंगल, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो तरंगों का परिवर्तन करने के लिए वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। रेडियो तरंग का परिवर्तन करने के लिए वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? तो आयन मंडल। और बात करते हैं ओजोन परत को, तो हमारे पराबैंगनी किरणों की रक्षा कौन करता है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की रक्षा ओजोन परत ही करता है। समताप मंडल में वायुयान गमन करता है दिशा, तो समताप मंडल जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश ऑप्शन नंबर डी सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आदेश दिया जाता है। लासे फेयर अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो लासे फेयर अर्थव्यवस्था में होता है बाजार एवं मांग की पूर्ति बलों को मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन था? तो जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में कौन सा एक नाम जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेक्सू चेम्सफोर्ड सुधार। मार्ले मिंटो क्या हो?
तो 1909। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773। और पिट एटिया एक्ट 1784। तो देखिए ये आज का टेस्ट रहा, 40 क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है। अगर यह टेस्ट डिस्कशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ में इसको अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा कमेंट में। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो जब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।